मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम दातकर जी, वसीम जी, औरंगाबाद से आए हुए जावेद कुरैशी, अब्दुल रशीद जी, जिन्होंने सपोर्ट दिया उनके लिए शुक्रिया। आसिम नजीर जी, दोस्तों और भाइयों, – 2014 की जो चुनाव है, एक तरीके से ये चुनाव है। कई सवाल है कि जिसको नतीजे पे ले जाना है। किसान है वो अपनी मांग मांग रहा है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, लेकिन आज भी वो दिल्ली में धरना पर बैठा हुआ है और वो अपनी मांग मांग रहा है कि ये जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाहिर करते हो हर साल, उसको अमल करने के लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। इसलिए वो मांग कर रहे कि कानून होना चाहिए। एक तरफ से ये बात है, दूसरी तरफ एक वक्त ऐसा था कि महाराष्ट्र देश को राजनीति और समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये सिखाता था। 1960 में यशवंतराव चौहान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन्हीं किसानों को बचाने के लिए ये जो बाजार समिति हम लोग देते हैं, तालुका पर बाजार समिति देखते हैं, ये बाजार समिति का गठन किया, कानूनी तौर से किया और उससे ये कहा कि किसानों का जो माल है ये बाजार समिति में बेचा जाएगा, उसके खेतों पे नहीं बेचा जाएगा। और एक तरह किसानों को राहत मिली है। आज मोदी जो नया कानून बना रहे, मोदी जी जो नया कानून बनाना चाह रहे, वो यही है कि किसानों का माल जो है वो खेतों पर खरीदा जाएगा, बाजारों में नहीं खरीदा जाएगा। और दिल्ली में बैठा हुआ किसान ये कह रहा है कि मैं व्यापारियों के साथ लड़ नहीं सकता हूं, व्यापारियों के साथ मैं लड़ नहीं सकता हूं, जो मंडियां बनी है उस मंडियों को बरकरार रखो, उसको तोड़ मत दो, ये उसकी मांग। ये एक तरफ की लड़ाई है। दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम समाज की लड़ाई है। एनआरसी की है, सीए की है, उनकी हिफाजत की लड़ाई है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस हमसे ना समझौता करे, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना तो कर सकती है कि कुछ सीटें मुस्लिम समुदाय को दे दे, लेकिन चाहे राजस्थान हो और जगह हो, कांग्रेस वो सीटें दे नहीं पाई। डॉक्टर दातकर जैसे व्यक्ति है कि जिनमें गुस्सा, और वो गुस्सा ये है कि सेक्युलर कांग्रेस जो है जा रही है और एक तरफ का बर्ताव हो रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। मैं आज यही कह रहा हूं कि ये जो मुसलमानों की लड़ाई है, इसको सेक्युलर ताकतें जब तक उठाती नहीं, तब तक इस देश में शांति और अमन नहीं रह सकता।
ये एक बात है। आज की जो लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई है, शाहीन-बाग भारत से लड़ सकते हैं। जब तक कानून नहीं बना तब तक कानून रोकने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते। लेकिन जब कानून बना है, पोटा जैसा कानून बना था, उसको सदन में ही जाके हम लोग को खारिज करना था और वही खारिज हुआ और ये कहा कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और इसलिए सरकार ने रद्द करना चाहिए और सरकार ने वहां पर रद्द किया। आज भी ये जो सिटीजनशिप के इशू को लेके एनआरसी बनी है, सीए बना है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। संविधान कहता है कि जो इस मुल्क में पैदा हुआ है वो भारतीय नागरिक है, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो यहीं जन्मा हुआ है, उसका जन्म ही यहां पर हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रूफ। लेकिन आज ये सरकार बता रही है कि आप कागज ले आइए कि आप इस देश के नागरिक हो। इसका मतलब ये है कि आपके पास कागजात है तो आप नागरिकता आपके पास है, आपके पास अगर कागजात नहीं है तो आप जेल में ठूंसे जाओगे, ऐसी एक परिस्थिति है। ये लड़ाई बाहर से नहीं लड़ी जा सकती। कई लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट इतना ही कह सकती है ये कानून संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, कोर्ट इतना ही कह सकती है। लेकिन इसको अगर खारिज करना है तो पार्लियामेंट ही खारिज कर सकती है और दूसरी ताकतें नहीं खरीद सकती, खारिज उसको नहीं कर सकती। अगर खारिज करना है तो किसी ने तो भी जाके हाउस के अंदर आवाज उठाना जरूरी है। आवाज उठाना जरूरी है। एक दफे आवाज उठ गया तो कारवां बनता है और एक दफे कारवां बनता है तो कानून वैसे ही गिर जाते हैं, ढल जाते हैं और उसको खारिज किया जाता है। आज जिनके मन में डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है, मैं उनसे कई सालों से, कई महीनों से कह रहा हूं कि अंदर से लोग बदलाव चाहते हैं। अपनी बात खुल के नहीं कह रहे। एक बात की मैं आपको एहसास दूं, 17 लाख हिंदू परिवार, अब एक परिवार में कम से कम 4 आदमी तो होंगे। 17 लाख हिंदू परिवार सरकार कह रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो कमीशन बैठा हुआ है, इंटरनेशनल कमीशन बैठा हुआ है जो इमिग्रेशन को देखता है, उसके मुताबिक 24 लाख हिंदू परिवार 2014 से माइग्रेट हो चुके हैं, नागरिकता छोड़ के माइग्रेट हो चुके हैं और हर किसी की संपत्ति जो है वो 50 करोड़ से कम नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है। मुसलमान अपनी आवाज तो उठा सकता है, अपनी दर्द भरी कहानी लोगों को सुना सकता है, लेकिन ये जो 17 लाख परिवार जो है, सरकार के आंकड़ों से मैं जा रहा हूं, 17 लाख परिवार, हिंदुओं का परिवार, जिसको आवाज उठाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हमारे सिवा पार्टी कोई कहे उसको कहने के लिए तैयार नहीं। उनकी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है कि उनको देश और नागरिकता दोनों छोड़ के दूसरे जगह जाना होगा। अब उनका दर्द क्या होगा?
और मैं यही कहा यहाँ की सेकुलर पार्टी वालों से कह रहा था, ये 17 लाख अगर फैमिली से ये परिवार है तो आप मान लीजिए इनके रिश्तेदार कितने, क्या ये रिश्तेदार बर्दाश्त करेंगे? क्या ये रिश्तेदार दोबारा इनको ले आएंगे? मैं इन पार्टियों से यही कह रहा था कि हमको एक नई शक्ल दिखाना जरूरी, एकता दिखाना जरूरी है, और एकता ऐसे संगठनों की दिखाना जरूरी है कि जो कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं कर बैठे, साफ है, सुथरी है, बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, मोदी जी के सरकार लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों की अगर शक्ल हम लोग बताएंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये 17 लाख परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं वो आपके साथ खड़े होकर इस सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे और आपको भी बदल देंगे। एक बदलाव हम लोग को यहां पर दिखता है। पहले अमेरिका से संदेश आता था कि बीजेपी को जिताओ, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, इनको और एक मौका। ये लेकिन जैसे ही ये 17 लाख परिवार इस देश से बाहर चले गए, विदेश वाले जो इनको सपोर्ट कर रहे थे आज वही कह रहे हैं भैया इसको रोको, वरना देश की हालत और बुरी होगी, देश की हालत और बुरी हो जाएगी ऐसी एक परिस्थिति। वो ये अभी बता रहे हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए तो देश पर कर्जा 26 रुपए का था, आप जब कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं तो देश का कर्जा जो है वो 100 रुपए में से 84 रुपया हो चुका है, और 2026 में जो है वो 96 रुपीज होने जा रहा है। ये तो ले डूब रहा है देश को, और इसलिए वहां से अब संदेश आ रहा है कि भैया इनको गिरा दो, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए कल के फेज में देखा होगा कि 50% भी वोटिंग नहीं हुआ, ऐसी एक परिस्थिति। जो लोग आस लगा के बैठे थे कि ये सरकार बदलाव लाएगी, ये उम्मीद लेके बैठे थे कि एक नया दौर शुरुआत हुआ, उनका निराश हुआ है, वो आज वोटिंग को नहीं जा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है, जो सेक्युलरवादी है, उन पे एक जिम्मेदारी है कि हम लोग 100% वोटिंग करें, तब जाके यहाँ की बदलाव की एक लहर यहाँ पे शुरू हुई। ये बदलाव की लहर वहां पे शुरुआत हुई। अब सरकार के ही लोग बाहर आ रहे और आगाह कर रहे हैं। मैं हमेशा एक वीडियो की हमेशा जिक्र कर रहा हूं, पिछले 4-5 दिनों से उसकी जिक्र कर रहा हूं। पता नहीं आप लोगों ने उसे सुना होगा, देखा होगा। निर्मला सीतारामन के पति जो है परकला प्रभाकरन, उनकी एक 5 दिन पहले की एक वीडियो है। मैं हर मतदार से ये कहूंगा कि आप उसको पहले देखिए, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद में तय करिए कि आपको बीजेपी को वोट देना है। बाद में तय करिए आपको भी बीजेपी को वोट देना है का। वो 3 बातें उस इंटरव्यू में कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है, संविधान जो है, वो 2019 तक खत्म हो जाए। अगर इनको दोबारा आपने चुन के दिया तो संविधान और डेमोक्रेसी दोनों खत्म हो जाए। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मुख्यमंत्री होते समय गोदरा हुआ, मुख्यमंत्री होते समय गोदरा हुआ,
और प्राइम मिनिस्टर होते समय मणिपुर हुआ, एक मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा क्रिश्चियनों के खिलाफ। तीसरी बार आप दोगे तो ये जंग गली गली में आपको दिखाई देगी और शांति के बजाय अशांति इस देश में होगी। आगाह कर रहा है वो, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है। आज सत्ता में बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर उनके कब्जे में है, लेकिन अपनी जिंदगी और परिवार दांव पे लगाकर लोगों को आगाह कर रहा है कि भैया सावधान, सावधान, इनको दोबारा आप चुन के लाओगे तो ये परिस्थिति निर्माण होगी, ये परिस्थिति आप बचाएं, इस परिस्थिति से बचना है तो इनको नीचे खींचो, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब जिसकी बीवी फाइनेंस मिनिस्टर अगर चुन के तो बन सकती है, वो अपने तौर से हम लोग को आगाह कर रही है कि भैया इसको दोबारा मत चुन के लाओ, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको दोबारा न चुन के लाए और एक नई सेक्युलर की सरकार यहां पर बनाए, ये हम लोग की एक जिम्मेदारी है। रही दूसरी बात यहां पर, तीसरी बात जो उन्होंने ये कहा कि ये जो भारत का नक्शा है जो आपको दिखाई देता है, इसकी शक्ल ऐसी इतनी बदली होगी कि आप पहचान भी नहीं पाओगे ये भारत की शक्ल है, भारत का नक्शा है या क्या है। इन तीनों बातों पर उन्होंने जो खुल के बात की है, मैं ये मानता हूं कि सबने उसको सुनना चाहिए और उसके बाद हम बीजेपी को वोट देंगे तो मेरे ख्याल से हम ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दे, ऐसी एक परिस्थिति। दोस्तों, अकोला की जहां तक बात रही, एक नई जनरेशन शुरुआत है। 80 में हम लोग जब इन रास्तों पे घूम रहे थे तो एक चाय की दुकान होती थी कि जिसमें हम लोग 11 बजे के बाद चाय पीना जाते थे। आज जो है शहर में जो नई जनरेशन है वो अपनी तौर से एक नाइट लाइफ चाहती है, ऐसी एक परिस्थिति है। रात की एक दुनिया वो अपनी एक चाहते हैं। मैं उनसे इतना ही आगाह करूंगा कि हम लोग बुजुर्ग तो हो गए, लेकिन आपके इरादों पर पानी नहीं फेरेंगे। उसको शक्ल और रूप कैसे देना है, क्योंकि कई नई जनरेशन जो है मुझसे कह रही है कि ये नाइट लाइफ की जिंदगी दुनिया भर में है, भारतीय शहरों में क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं उससे आगाह करता हूं कि कुछ कानून बनाकर उसको भी करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा जो है, अकोला एक ऐसा शहर रहा है जहां तक मैं जानता हूं, अभी नहीं है, लेकिन फुटबॉल और हॉकी की टीम में, नेशनल टीम में यहां पर प्लेयर्स होते थे। पिछले 10 सालों से नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस क्वालिटी का स्पोर्ट्स का स्टेडियम चाहिए या एस्ट्रोटर्फ चाहिए, ये दोनों भी नहीं है। विद्यार्थियों की मांग थी, मेरे ख्याल से इसका भी हम लोग पूर्तता करने की कोशिश करेंगे। और रही बात यहाँ पर जो हॉकर्स है कि जिनकी मांग है कि पुलिस हमको तरसती है, तो बात करते हुए उसका भी एक रास्ता निकालेंगे। 10 बजने आए हैं। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि ये लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई है। कई लोगों ने जिक्र किया कि औरंगजेब के मजहर पर जाके चादर चढ़ा के दंगों का माहौल हम लोग ने 2 या 3 घंटे में हम लोग ने खत्म करवा दिया। ये बात सही है कि आरएसएस को हम लोग जो है वो अपने आंग पे ले सकते हैं, उनको कुछ बातें हम लोग समझा सकते हैं, रास्ते की लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन सदन की लड़ाई अगर जीतनी है तो सदन में जाना जरूरी है और वहीं जाके हम लोग जीत सकते हैं। आपके वोट से ये सदन में मैं पहुंच सकता हूं और वहां की लड़ाई आपके लिए लड़ सकता हूं। इसलिए ऐलान करता हूं, गुजारिश करता हूं कि प्रेशर कुकर के सामने का बटन 26 को दबाकर
आप भारी वोटों से जिताएंगे और अंदर की एक नई लड़ाई शुरुआत करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं।